अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मेरी चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फ़ातेह अल सुल्तानी की एपिसोड 58 का रिव्यू है और इस एपिसोड के ख़ास बात यह है कि पोनेटस के मुहासरे से पहले सुल्तान फ़ातेह के सामने दो बड़ी मुश्किलात थीं और हमने देखा कि इन्होंने दोनों पर कैसे काबू पाया। पहले मुश्किल बनो कारमान थे जिनके साथ सुल्तान ने सुलह कर ली और दूसरी रुकावट कासिम बे था जिसके मामले में सुल्तान ने रहम और दरगुजर से काम नहीं लिया और इसके सरजमीनों पर कब्जा कर लिया। जबकि इस किस्त के एक और ख़ास बात ये थी कि इस एपिसोड में सरकान चाय ओगलों का किरदार सिर्फ अलामती रहा और इससे कोई ख़ास क्रिएट टाइम नहीं मिला। ये बड़ी बात है राइटर्स की तरफ से भी और इससे भी ज़्यादा सरकान की तरफ से भी कि वो हीरो होने के बावजूद कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए इस कस्म के कुर्बानी देने पर राज़ी हो जाता है। और इस सीरीज़ में ये पहली बार नहीं हुआ कि हीरो को कम स्क्रीन टाइम मिला हो जबकि दूसरे किरदारों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला हो। और मैं इसके बाद नाज़रीन इकराम सीधा आनेगे वलाद के किरदार की तरफ, जो कि हर नई एपिसोड के साथ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और अब तक हमने तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ में जितने भी विलन देखे हैं इनमें जुल्म और बर्बरत के लिहाज नोयान पहले नंबर पर था, लेकिन अब पिछले दो एपिसोड्स देखने के बाद मुझे वलाद और नोयान में एक फ़र्क ये नज़र आया कि वैसे तो दोनों किरदार वहशी थे, लेकिन एटलीस्ट नोयान मुखालिफ दुश्मन को मारने से पहले कुछ टाइम तो दिया करता था, लेकिन वलाद की फिरती यहाँ काबिल दीद है और वो एक हैवार से दो दुश्मन भी गिरा देता है। दूसरी बात ये कि ये फ़ौरन गुस्से में आने वाला शख्स है, लेकिन गुस्से में भी खुद को काबू में रखकर इंतकाम की प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है। उसने ज़ैनल के लिए पहले से प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन इसमें बहादुर पाशा को सबूत और गवाह के तौर पर शामिल करके तमाम मामला ही ख़त्म कर दिया। वैसे अगर ज़ैनल आक़ा को कुछ और वक्त मिल जाता तो करचो को तमाम हकीकत मालूम हो सकती थी। ज़ैनल की वाहिद गलती यही थी कि वलाद के सिपाहियों से तफ्तीश करने बखुद चला गया, उसे डायरेक्ट सुल्तान को बताना चाहिए था। और वलाद के साथ पनगा लेने वाले हर शख्स का अंजाम सामने आ रहा है, ये बंदा प्याज की तरह है, हर किस्म में इसकी एक नई परत खलती है। और इस एपिसोड के बाद मुझे यकीन है कि इसके और सुल्तान के दरमियान दुश्मनी के झंडे जल्द बुलंद हो जाएंगे। और वैसे भी सुल्तान और वलाद के दरमियान आमने सामने की दुश्मनी का ऑफिशियल आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि पीछे कुछ नहीं बचा जो उसने ना किया हो, यानी कि ये शख्स एक के बाद एक इस रियासत के अहम लोगों का खात्मा कर रहा है। यानी कि टॉप ऑफिशियल्स का महमूद पाशा इसके हाथों से बच गया, लेकिन फिर बासित ख़त्म हुआ। इसके बाद उसने कारमान के एलजी तक नहीं छोड़े और फिर अब ज़ैनल लागा। लेकिन सबसे ज़्यादा मायूसी मुझे इस किस्म में तब हुई जब सुल्तान मोहम्मद ने ये यकीन करने से इनकार कर दिया कि उसका भाई गद्दार है। सुल्तान का जहन वलाद की फेक लॉयल्टी की वजह से वो कुछ नहीं देख रहा जो देखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा जहन ये भी मानने से इनकार कर रहा है कि सुल्तान को अब भी वलाद पर शक न हुआ हो। मेरा ख्याल है कि सुल्तान खुफिया तौर पर इस मामले को फॉलो अप करेगा। दूसरी तरफ दीवान में बेशक महमूद पाशा करचो दोगन को लताड़ रहा था, लेकिन साफ बात यह है कि महमूद पाशा भी कोई इमोशनल आदमी नहीं है, वो भी दो और दो चार वाली बात करता है और इसलिए उसे पाशाओं में अच्छा नहीं समझा जाता। तो वो भी वलाद के मामले में मशकूक हो गया है और बशक वलाद मकार है, उसकी प्लानिंग बेदाग थी और कन्विंसिंग थी और वेल क्राफ्टेड थी, लेकिन सामने भी सुल्तान और महमूद पाशा जैसे लोग हैं। लॉजिकल ही बात करूं तो बस अब एक दो किस्तों की बात है, फिर वलाद जान बचाने के लिए इफलाक भाग जाएगा, क्योंकि इसका राज फाश हो जाएगा और इसकी जान रसक पर होगी। और पिछली दो किस्तों में एक बेहतरीन सिनेरियो शहाबे बोलदीन का था, जो अब दोबारा से पाशा बन चुका है। सुल्तान मोहम्मद के उसके लिए अल्फाज इंतहाई खूबसूरत थे, लेकिन मैं अब भी उसी बात पर कायम हूँ कि पोर्टस की जंग में हम शहाबुद्दीन को अलविदा कहते गए और दूसरी तरफ महमूद पाशा के ज़ख्म भर चुके हैं और वो बग़ैर किसी कीने के एक कुशादा ज़रफ़ रखता है। और इसका ज़गानुस और शहाबुद्दीन के लिए ये जुमला कि क्या इस दुनिया में आप दोनों को अलग करना मुमकिन है, उसके बड़ेपन का इजहार है। इधर बहादुर पाशा का इस बार पोनेटस पर एक सोलो अटैक था और बारिश बाकची किसी भी छोटे सीन में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखता है और हर किस्म में हमें मिला लतफ़ी की किसी न किसी नई खूबी का इल्म होता है। और इस बार नक्शा और डरानगज़ बनाने में इसका हुनर सामने आया और मिला लतफ़ी ने इस नक्शे पर सुल्तान फ़ातेह के लिए अक़ाब का सिंबोलिज़्म इस्तेमाल किया और फाइनली सुल्तान को खुद से ज़्यादा बड़ा पागल मिल चुका है। और इस एपिसोड में जब महमूद पाशा ने क़िला मौत का जिक्र किया तो मैंने दिल में सोचा कि हुस्न सबा से ज़्यादा किसे क़िला मौत के बारे में पता होगा, यानी कि अब चंद किस्तों बाद मेरे जहन ने इस अदाकार को हुस्न सबा के बजाय महमूद पाशा समझना शुरू किया है। अंदाज़ा करें कि इसने हुस्न सबा के किरदार को कैसे ज़िंदा करके हमारे सामने बयूक सलजुकलू ड्रामा सीरीज़ में पेश कर दिया था और हमने कभी सोचा भी नहीं था
कि इसहाक पाशा जिसे सीज़न 1 में हम बेवकूफ़ और जान डारले का चमचा समझते थे वो सीज़न 3 में हमारा फेवरेट बन जाएगा और इतना ज़हीन हो जाएगा कि वलाद को भी ना कहने की सलाहियत रखेगा। तो उस सीज़न में 2 किरदारों की इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी लगी, एक इसहाक पाशा और दूसरा ज़गानुस पाशा, और उन दोनों किरदारों ने उम्र गुजरने के साथ साथ अपनी उम्र के तजर्बों को ज़ाया नहीं किया। और जिस तरह नाज़रीन इकराम मोहम्मद फतलार और सुल्तानी के सीज़न 2 की दूसरी किस्म में जानदाली के भतीजे खैरुद्दीन की शहादत का अफसोस हुआ था, तो शाहान के जाने का इतना अफसोस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो तकलीफ़ करचो दफन को अपने भाई के जाने पर हो रही थी, सुल्तान तक ने इसे महसूस कर लिया। लेकिन ये औरतों की तरह सीने पर हाथ मार मार कर करचों को बंद डालने की क्या ज़रूरत थी? ये बिल्कुल इस्लाम के हुक्म के ख़िलाफ़ है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि शाहान अभी ना मरा हो और इसका सिनेरियो फिर से शुरू हो जाए, या तो दराबीन के साथ या फिर ज़ैनुल लाक़ा के बाद यानी नीचरीम के साथ? और वैसे जब ये किरदार आया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये क्या फजूल सा किरदार डाल दिया है। फिर यही समझ आया कि ये करचों का भाई है और दराबीन करचों से बदला लेने आ रहा है, तो ज़रूर शाहान पहले इसके हाथ में आएगा और उसके मौत दराबीन के हाथों करवा कर इस बुज़दिल और गब्बाज आदमी को जाते जाते शहादत की इज्जत से सरफराज किया जाएगा। लेकिन अगर इसके मौत का सिनेरियो ये बनाया गया है तो ये भी अच्छा है, लेकिन शाहान अगर दराबीन के हाथों ख़त्म होता तो इससे करचों के गुस्से में और इजाफा हो जाता। और इस एपिसोड में सिनेरियो के मामले में हर किरदार के साथ इंसाफ किया गया, यहाँ तक कि बॉली बे को भी, क्योंकि बॉली बे को पिछली कई किस्तों से कोई सिनेरियो नहीं मिल रहा था, लेकिन इस एपिसोड में वो कमी पूरी कर दी गई और बॉली बे और शामिल बे को जो वजीफ़ा दिया गया इसमें वो दोनों कामयाब रहे और दराबीन योरगू और सुलेमान को कुचल कर रख दिया। इधर शेख जमाल ने शहजादा बाईज़ैद का बड़े बेहतरीन तरीक़े से ऐसा लगता है कि तज़किया कर दिया है, और ये बात शेख जमाल ने बड़े अच्छे तरीक़े से समझाई कि अपनी तकदीर पर कैसे राज़ी रहा जाता है। और मैंने आज ही ये हदीस मुबारका पढ़ी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ के मफ़हूम के मुताबिक 2 शख़ास हैं जिन्हें अल्लाह ताला बहुत महबूब रखते हैं, एक तो कसरत से दुआ मांगने वाला और दूसरा सख्ती के वक्त फ़राख़े का इंतज़ार करने वाला। यानी कि जब किसी इंसान पर सख्त हालात आएँ तो उन दिनों वो अल्लाह के तरफ से आसानी मिलने का इंतज़ार करें। तो शहज़ादा बायज़ीद को भी आसानी मिल गई, यानी कि सुल्तान ने शहज़ादा बायज़ीद को अमासी के संजय की तरफ रवाना कर दिया है। और नाज़रीन नकराम, इस बार इस एपिसोड की रेटिंग पिछली एपिसोड से बेहतर रही और 4 तक पहुंच गई। अच्छी बात यह है कि इस सीरीज़ को तुर्की में ऐसी ऑडियंस मिल गई है जो मुसलसल इस ड्रामे के साथ अटैच्ड हो चुके हैं, बिल्कुल हमारी तरह, क्योंकि इस सीरीज़ की 3.5 से 4 के दरमियान रेटिंग यही शो करती है कि तुर्की में इस सीरीज़ के लाल ऑडियंस बन चुकी है और वो उसी ड्रामे को देखने पर तरजीह देते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थे मेरी आज की वीडियो। अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।